डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। ये जो यूनिट है हमारा, इसमें से 10 मार्क्स का आपको पेपर आना है और इसमें जो थ्योरी हमने करनी है दैट इज़ केन्जियन थ्योरी ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। अगर हम इस थ्योरी की इंट्रोडक्शन की बात करें तो क्लासिकल जो इकोनॉमिस्ट थे उनमें प्रोफेसर जे.बी. से उन्होंने ये कहा कि जो सप्लाई है वो अपनी डिमांड को खुद क्रिएट करती है, इसलिए ना तो ओवर प्रोडक्शन और ना ही अंडर प्रोडक्शन इकोनॉमी में हो सकती है और देयर विल बी ऑटोमेटिकल इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी। इक्विलिब्रियम जो है ऑटोमेटिक है और जो इक्विलिब्रियम होगा इकोनॉमी में वो एट द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट होगा। लेकिन जब ग्रेट डिप्रेशन आया 1930s में तो ये जो थ्योरी थी ये क्लैप्स कर गई, क्योंकि ग्रेट डिप्रेशन में ये शो हो गया कि सप्लाई ने अपनी डिमांड को खुद नहीं क्रिएट किया। देयर वाज ग्लट इन द मार्केट, सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई लेकिन डिमांड क्रिएट नहीं हुई। उन गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट में डिमांड नहीं थी, जिसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट आनी शुरू हो गई। प्रोड्यूसर्स ने कम कर दी और वर्कर्स को काम से निकालना शुरू कर दिया, जिसके कारण इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट आ गई और ग्रेट डिप्रेशन आया। तो केन्स ने यहाँ पर ये कहा कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम इज़ डिटर्मिन्ड बाय एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। इक्विलिब्रियम उस पॉइंट पर होगा जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। लेकिन उसने साथ में ये भी कहा कि ये ज़रूरी नहीं है कि किसी भी इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर हो। इक्विलिब्रियम कैन बी बिफोर फुल एम्प्लॉयमेंट और इट कैन बी आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट। ये बिफोर फुल एम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है और आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है। यानी इक्विलिब्रियम और फुल एम्प्लॉयमेंट अलग अलग चीज़ें हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब है एग्रीगेट डिमांड इज़ इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई और फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि जब वो सभी लोग हु आर विलिंग टू डू वर्क एंड हु आर एबल टू डू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट आर एबल टू गेट वर्क टू डू। वो सभी एम्प्लॉय कर दें हम जो काम करना चाहते हैं और काम करने के काबिल हैं। अगर उन सबको काम मिल जाता है तो हम कहेंगे कि इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट है। केन्स के द्वारा ये कहा गया कि इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा। इक्विलिब्रियम विल बी एट दैट पॉइंट वेयर एग्रीगेट सप्लाई इज़ इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। और एग्रीगेट सप्लाई को उन्होंने कहा इट इज़ इक्वल टू टोटल आउटपुट दैट द प्रोड्यूसर्स विश टू प्रोड्यूस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर और इट इम्प्लाइज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जो एग्रीगेट सप्लाई है दैट इज़ इक्वल टू जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बराबर भी होती है, या ये कहा जाए कि ये डोमेस्टिक प्रोडक्शन के बराबर होती है और इसे हम इनकम भी कह सकते हैं, नेशनल इनकम भी कह सकते हैं। तो इसके दो कंपोनेंट्स हैं एग्रीगेट सप्लाई के। पहला कंपोनेंट होता है कंजम्पशन और दूसरा होता है सेविंग। हम अपनी इनकम को दो पार्ट्स में बांटते हैं। एक पार्ट वो होता है जिसे कंज्यूम कर लिया जाता है और दूसरा पार्ट वो होता है जिसे सेव कर लिया जाता है। सो देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई दैट इज़ कंजम्पशन एंड सेविंग्स। नेक्स्ट इज़ एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड का क्या मतलब है? एग्रीगेट डिमांड का मतलब है वो लेवल ऑफ आउटपुट विच द प्रोड्यूसर्स विश टू बाय और विच द कंज्यूमर्स विश टू बाय ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। यहाँ पर हमें कंज्यूमर्स कहना चाहिए। एग्रीगेट डिमांड का मतलब है वो लेवल ऑफ आउटपुट इकोनॉमी में जो कि लोग ख़रीदना चाहते हैं एक अकाउंटिंग ईयर में। तो एग्रीगेट डिमांड करने के लिए 4 मेजर सेक्टर्स होते हैं जो इकोनॉमी में डिमांड करते हैं। पहला सेक्टर है हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर कंजम्पशन गुड्स की डिमांड करता है। इन्वेस्टमेंट सेक्टर और बिजनेस सेक्टर। बिजनेस सेक्टर इन्वेस्टमेंट के लिए गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करता है। तीसरा सेक्टर है गवर्नमेंट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो कंजम्पशन के लिए भी और इन्वेस्टमेंट दोनों के लिए ही गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करता है।
और फोर्थ सेक्टर है हमारा एक्सटर्नल सेक्टर, जिसमें हम नेट एक्सपोर्ट्स को लेते हैं। नेट एक्सपोर्ट्स इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। एक्स से एक्सपोर्ट्स और एम से इंपोर्ट्स डिनोट हो रही हैं। तो इस तरह से एग्रीगेट डिमांड इज़ इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। चारों को हम ऐड कर दें तो वो एग्रीगेट डिमांड बन जाता है। अब सबसे पहला कंपोनेंट जिसे हम कहते हैं प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसको डिटेल में करेंगे। प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब है इट कंप्राइजेज डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। ऑल मीन्स ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विसेज बाय द हाउस होल्ड्स ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। और ये किस पर डिपेंड करती है? हमारी डिस्पोजेबल इनकम पर हमारी कंजम्पशन डिपेंड करती है। डिस्पोजेबल इनकम का मतलब है टैक्सेस देने के बाद, यानी कि इनकम टैक्स देने के बाद जो इनकम हमारे पास बचती है उसे हम डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। जितनी हमारी डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा होगी उतना ही हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा होगा, और जितनी डिस्पोजेबल इनकम कम होगी उतना ही कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी कम होगा। इसके साथ ही केन्स ने ये भी कहा कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जैसे जैसे इनकम बढ़ती है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बढ़ता है, लेकिन जिस रेट से हमारी इनकम बढ़ती है उस रेट से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ता, क्योंकि बहुत सारी नीड्स हमारी पहले से ही पूरी हो चुकी होती हैं। और इस चीज़ को उसने फंडामेंटल लॉ ऑफ कंजम्पशन कहा। कंजम्पशन इज़ ए फंक्शन ऑफ इनकम। फंडामेंटल लॉ ऑफ कंजम्पशन में पहला पॉइंट कहा गया कि जो कंजम्पशन है वो डिस्पोजेबल इनकम का फंक्शन है, यानी कंजम्पशन डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम। सेकंड कहा गया कंजम्पशन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन इनकम। जैसे इनकम बढ़ती है कंजम्पशन भी बढ़ती है। थर्ड कहा गया कि कंजम्पशन बढ़ती तो है लेकिन जिस रेट से कंजम्पशन बढ़ती है वो कम रेट होता है, और जिस रेट पर इनकम बढ़ती है वो ज़्यादा रेट होता है। कंजम्पशन डज नॉट इंक्रीज एट ए रेट एट विच इनकम इंक्रीजेस। उसके बाद ये कहा गया कि कंजम्पशन हमेशा ही पॉजिटिव रहती है, ये कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती। इवन एट ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम कंजम्पशन विल बी पॉजिटिव। चाहे इनकम हमारी ज़ीरो क्यों ना हो फिर भी कंजम्पशन जो है वो पॉजिटिव रहती है। कंजम्पशन इंक्रीजेज एज इनकम इंक्रीजेज। कंजम्पशन बढ़ती है जब इनकम बढ़ती है, लेकिन उस रेट से नहीं बढ़ती जिस रेट से हमारी इनकम बढ़ती है, उससे लेसर रेट से कंजम्पशन बढ़ती है। नेक्स्ट है सेविंग्स। सेविंग्स के लिए ये कहा गया कि सेविंग्स जो हैं वो नेगेटिव भी हो सकती हैं, पॉजिटिव भी हो सकती हैं और ज़ीरो भी हो सकती हैं। जब हमारी इनकम ज़ीरो है तो हमें कुछ ना कुछ मिनिमम कंजम्पशन करनी पड़ेगी, जो हमने इस टेबल में 60 ली है। दिस इज़ मिनिमम कंजम्पशन एंड कंजम्पशन एट मिनिमम कंजम्पशन एट ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम इज़ कॉल्ड ऑटोनमस कंजम्पशन। ये आपको याद रखना है। कंजम्पशन एट ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम इज़ कॉल्ड ऑटोनमस कंजम्पशन। और जब हमारी इनकम ज़ीरो है कंजम्पशन 60 है तो इसका मतलब सेविंग्स जो हैं वो -60 हो जाएंगी। और अगर हम एग्रीगेट सप्लाई को कैलकुलेट करें तो एग्रीगेट सप्लाई हमें पता है वो कंजम्पशन प्लस सेविंग्स के बराबर होती है। कंजम्पशन यहाँ पर 60 है, सेविंग्स हमारी -60 हैं, तो एग्रीगेट सप्लाई ज़ीरो के बराबर हो जाएगी। यानी एग्रीगेट सप्लाई और इनकम दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। एग्रीगेट सप्लाई भी ज़ीरो है और इनकम भी ज़ीरो है। उसके बाद है जब इनकम 100 हो जाती है तो कंजम्पशन जो है वो भी 100 हो रही है, यानी इनकम और कंजम्पशन दोनों बराबर हैं। जब भी इनकम और कंजम्पशन दोनों बराबर होते हैं सेविंग्स ज़ीरो हो जाएंगी, और इस पॉइंट को ब्रेक इवन पॉइंट कहा जाता है। ब्रेक इवन पॉइंट।
यहाँ पर देखिए, जब हमने एग्रीगेट सप्लाई कैलकुलेट की, एग्रीगेट सप्लाई इज़ कंजम्पशन प्लस सेविंग्स, कंजम्पशन 100 है, सेविंग्स 0 है, तो एग्रीगेट सप्लाई भी 100 के बराबर आ जाएगी, जो कि इनकम के बराबर है। यानी इनकम और एग्रीगेट सप्लाई दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, इसलिए हम एग्रीगेट सप्लाई को इनकम भी कह सकते हैं। सेविंग्स की बात करें तो सेविंग्स कैन बी नेगेटिव हो सकती हैं। कब नेगेटिव हो रही हैं? बिल्कुल फर्स्ट वाला कॉलम जो है उसमें सेविंग्स हमारी नेगेटिव हैं। कब नेगेटिव हैं? जब कंजम्पशन इनकम से ज़्यादा है। कंजम्पशन 60 है, इनकम 0 है, सेविंग्स तब नेगेटिव होंगी। सेविंग्स कैन बी ज़ीरो, सेविंग्स ज़ीरो भी हो सकती हैं। कब ज़ीरो होंगी? जब कंजम्पशन और इनकम दोनों बराबर हो जाएंगे। सेकंड कॉलम में ये शो हो रहा है कि कंजम्पशन भी 100 है और इनकम भी 100 है, इसलिए सेविंग्स ज़ीरो हो जाएंगी। सेविंग्स इंक्रीजेज एज इनकम इंक्रीजेज, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है सेविंग्स भी बढ़ती हैं। नेक्स्ट कॉलम्स में देखिए, थर्ड से लेकर नीचे तक के कॉलम्स में 200, 300, 400, 500, 600, ये हमारी इनकम बढ़ रही है, तो उसके साथ सेविंग्स भी 50, 110, 180, 260, 350, तो ये भी बढ़ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेविंग्स इंक्रीज़ करती हैं जब इनकम इंक्रीज़ करती है। इस टेबल में यही शो किया गया है कि जब इनकम ज़ीरो है तो मिनिमम कंजम्पशन 60 है, सेविंग्स -60 हो जाएंगी। और एग्रीगेट सप्लाई तो आपको बता ही दिया, कंजम्पशन और सेविंग्स दोनों को हम ऐड करके एग्रीगेट सप्लाई निकालेंगे, जो कि इनकम के बराबर है। इनकम के कॉलम्स और एग्रीगेट सप्लाई दोनों के कॉलम्स जो हैं हमारे पास बराबर हैं, एक जैसे कॉलम्स हैं। ये देखिए, ये एग्रीगेट सप्लाई के हैं, ये इनकम के कॉलम्स हैं, और ये दोनों एक जैसी फिगर्स हमें दे रहे हैं, ये दोनों बराबर होंगे। और जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है 200, 300, 400, 500, तो कंजम्पशन भी बढ़ रही है। लेकिन यहाँ आपने ये ध्यान रखना है कि कंजम्पशन 100 से 150 हुई, 50 का बढ़ी, 150 से 190 हुई, 40 बढ़ी, 190 से 220 हुई, 30 बढ़ी, 220 से 240, 20 बढ़ी, 240 से 250, 10 बढ़ी। यानी कंजम्पशन कम रेट से बढ़ रही है। कंजम्पशन 40, 30, 20, 10 इस रेट से बढ़ रही है। लेकिन अगर आप सेविंग्स को देखो तो सेविंग्स इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रही हैं। पहले सेविंग्स 0 थी, 0 से 50 हुई, 50 बढ़ी, 50 से 110 हुई, 60 बढ़ी, 110 से 180 हुई, 70 बढ़ी, यहाँ 180 से 260 हुई, 80 बढ़ी, फिर 260 से 350 हुई, 90 बढ़ी। तो ये इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रही हैं। 40, 60, 70, 80, 90। सेविंग्स इंक्रीजिंग रेट से बढ़ती है, लेकिन कंजम्पशन डिक्रीजिंग रेट से बढ़ती है। उसका कारण ये है कि हमारी बहुत सारी नीड्स पहले से ही पूरी हो चुकी होती हैं, इसलिए कंजम्पशन कम रेट से बढ़ता है और सेविंग्स इंक्रीजिंग रेट से बढ़ती है। नेक्स्ट डायग्राम, यहाँ पर हम एग्रीगेट सप्लाई कर्व ड्रॉ करेंगे। एक्स एक्सिस पर हमने इनकम को लिया है, लेवल ऑफ इनकम, और वाई एक्सिस पर हम कंजम्पशन प्लस सेविंग्स यानी एग्रीगेट सप्लाई की फिगर्स लेंगे। और आप देखिए कि यहाँ पर जो एग्रीगेट सप्लाई की कर्व है दैट इज़ अ 45 डिग्री लाइन। ये एक 45 डिग्री लाइन बनेगी। हमेशा याद रखना है कि जो एएस कर्व होती है, एग्रीगेट सप्लाई कर्व होती है, वो 45 डिग्री लाइन होती है। ये 45 डिग्री लाइन हमें क्या शो करती है? ये हमें ये शो करती है कि इसके हर पॉइंट पर कंजम्पशन और इनकम दोनों बराबर हैं। इसके हर पॉइंट पर कंजम्पशन और इनकम दोनों बराबर हैं। हर पॉइंट पर कंजम्पशन और इनकम दोनों बराबर हैं, हमें ये शो करती है। इसलिए ये 45 डिग्री लाइन बनाई जाती है। जब आप कॉपीज़ पर नीचे लेवल ऑफ इनकम एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर एग्रीगेट सप्लाई की फिगर्स बनाओगे तो वहाँ आप देखोगे कि ये कर्व आपकी 45 डिग्री लाइन ही बनेगी। आज आपने
कॉपी में इन डायग्राम को ड्रॉ करना है और देखना है कि क्या सच में ही जो हमारी एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो 45 डिग्री लाइन बन रही है। तो आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट इज़ परपेंसिटी टू कंज्यूम। परपेंसिटी टू कंज्यूम के दो एस्पेक्ट्स हैं जिनको हमने डिस्कस करना है। पहला है एवरेज परपेंसिटी टू कंज्यूम और दूसरा है मार्जिनल परपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज परपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल परपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज परपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज परपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब होता है कि हम अपनी इनकम का कितना पार्ट कंज्यूम कर रहे हैं। मान लीजिए मेरी इनकम 1000 रुपये है और उसमें से 800 रुपीज़ मैं कंज्यूम कर लेती हूँ। मेरी इनकम 1000 रुपीज़ है, उसमें से 800 रुपीज़ मैं कंज्यूम कर लेती हूँ। तो इसका मतलब एवरेज परपेंसिटी टू कंज्यूम C/Y होगी, यानी 800/1000, जिसकी वैल्यू आएगी 0.8। 0.8 APC होने का मतलब है कि मैं 80% अपनी इनकम का 80% कंजम्पशन करती हूँ और 20% को सेव करती हूँ। अगर मैं 800 रुपया 1000 में से खर्च करती हूँ तो 80% इनकम कंज्यूम करती हूँ और 20% इनकम को मैं सेव करती हूँ। इसे हम एवरेज परपेंसिटी टू कंज्यूम कहते हैं। मार्जिनल परपेंसिटी टू कंज्यूम, marginal propensity to consume is the ratio of change in consumption due to change in income। मान लीजिए मेरी इनकम जो है वो 1000 से चेंज होकर 1100 रुपये हो गई, 1100 हो गई। मेरी इनकम में कितना चेंज आया? 100 रुपीज़ का। अब मैंने कंजम्पशन को भी बढ़ा दिया जैसे ही मेरी इनकम बढ़ी। पहले मेरी कंजम्पशन थी 800, अब मैंने कंजम्पशन कर दी 880। मैंने कंजम्पशन को कितना बढ़ाया? 80 रुपीज़। इनकम कितनी बढ़ी थी? 100 रुपीज़। तो 80 को 100 से डिवाइड कर दीजिए, चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.8, जिसे हम मार्जिनल परपेंसिटी टू कंज्यूम कहते हैं। 0.8 का क्या मतलब है? 0.8 का मतलब है कि मैंने अपनी बढ़ी हुई इनकम में से कंजम्पशन को 80% बढ़ा दिया। जब मेरी इनकम बढ़ी तो मैंने अपनी बढ़ी हुई इनकम में से 80% कंजम्पशन को बढ़ा दिया। इसे हम मार्जिनल परपेंसिटी टू कंज्यूम कहते हैं। एवरेज परपेंसिटी टू कंज्यूम इज़ द रेशो ऑफ कंजम्पशन टू इनकम, बट मार्जिनल परपेंसिटी टू कंज्यूम इज़ द रेशो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम। यहाँ मार्जिनल परपेंसिटी टू कंज्यूम में हमने चेंजेस लेनी है। कंजम्पशन में कितना चेंज आया? ड्यू टू चेंज इन इनकम। तो ये बेसिक डिफरेंस है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम।